हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मनोहरी की बुक से क्लास 9th का ये 1B का इंट्रो पार्ट होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि पूर्णांकों की विशेषताएं क्या होती हैं, योगात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक के बारे में जानेंगे, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, लगे हाथ हम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि हम इन सब चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियोस में इंट्रो पार्ट में ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करके बताया है। निरपेक्ष मान क्या होता है, ये नई चीज़ होगी जो इस टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन में 1 by 1 इन टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं और आपको 1B चैप्टर का ये इंट्रो पार्ट इसी वीडियो में कवर करेंगे और लगे हाथ सॉल्यूशन भी हम आपको 1B चैप्टर का इसी वीडियोज़ में कंप्लीट करके प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे पूर्णांकों की विशेषताएं के बारे में। पूर्णांकों की विशेषताएं क्या होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूर्णांकों की विशेषताओं के अंतर्गत सिंपल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं वो किन किन नियम का पालन करेंगे और किन किन नियम का पालन नहीं करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारे पास कुछ नियम हैं, जैसे कि योग का तत्समक अवयव होता है, गुणा का तत्समक अवयव होता है, निरसन नियम हमारे पास है, संवरक नियम है और साहचर्य नियम है, क्रम विनिमय नियम है। इन सब में पूर्णांक कहाँ पर किस नियम के तहत वैलिड होगा और किस नियम के तहत इनवैलिड होगा उसी के बारे में जानेंगे। जैसे हम बात करते हैं अंतर के लिए। ठीक है, सबसे पहले पूर्णांकों की विशेषता में हम किसकी बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे, अंतर की। ठीक, तो यदि हम आपसे पूछें कि जो पूर्णांक होंगे वो अंतर और भाग के लिए, अंतर यानी व्यवकलन भी कहते हैं, अंतर को घटाना भी कहते हैं, तो अंतर और व्यवकलन या फिर घटाना के लिए जो दो पूर्णांक हमारे पास होंगे वो दोनों के दोनों पूर्णांक क्या संवरक नियम का पालन करेंगे या नहीं। अब ये संवरक नियम क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, निरसन नियम, इन सारे नियम के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सिंपल अंतर पर हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या जो दो पूर्णांक हमारे पास हैं वो संवरक नियम का पालन करते हैं कि नहीं। तो अंतर के लिए हम संवरक नियम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम संवरक नियम, दो पूर्णांकों को लेके संवरक नियम को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो पूर्णांक है, 2 और 3, इनका हमें अंतर निकालना है। तो संवरक नियम ये कहता है कि यदि आपके पास दो पूर्णांक हैं और दो पूर्णांकों का चाहे आप योग करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे घटाना करें, यदि दो पूर्णांकों का अंतर एक यदि पूर्णांक आता है, दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक आता है तो उसे कहेंगे कि यह संवरक नियम का पालन कर रहा है। दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक आएगा तो कहा जाएगा कि ये दोनों पूर्णांक क्या हैं, संवरक नियम का पालन कर रहे हैं। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर दो पूर्णांकों का योगफल भी यदि एक पूर्णांक आता है तो हम ये कहेंगे कि ये संवरक नियम का पालन कर रहा है। दो पूर्णांकों का गुणनफल भी यदि एक पूर्णांक आता है तो ये कहा जाएगा कि ये दोनों के दोनों जो पूर्णांक हैं ये संवरक नियम का पालन कर रहे हैं। दो पूर्णांकों का भाग भी यदि एक पूर्णांक आता है तो वो भी कहा जाएगा कि जो भाग की संक्रिया है वो संवरक नियम का पालन करती है। ठीक है, तो जैसे 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा और -1 आपका पूर्णांक है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक हमने बताया कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होते हैं उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी पूर्णांक जो होता है वो धन भी होता है, ऋण भी होता है और शून्य जो जीरो है उसको भी इंटीजर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 भी आपका पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 में से 3 घटा रहे हैं तो -1 आ रहा है, -1 भी क्या है आपका पूर्णांक है। अंतर के लिए अंतर की जो प्रक्रिया है वो संवरक नियम का तो पालन कर रही है। अब चेक करते हैं कि या संवरक नियम के अलावा जो क्रम विनिमय नियम होता है, हम अंतर में बातचीत चेक कर रहे हैं, क्रम विनिमय नियम की बात करेंगे। अगला क्रम विनिमय नियम कि क्या क्रम विनिमय नियम पूर्णांकों की विशेषता के अंतर्गत अंतर के लिए वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। तो आप कोई सा भी दो पूर्णांक ले लीजिए, लाइक 2 और 3 ले लीजिए। 2 और 3 आपके धनात्मक पूर्णांक हैं और आपको अंतर में क्रम विनिमय नियम चेक करना है। यानी क्रम विनिमय का मतलब होगा क्रम का अदला बदली कर दीजिए, क्रम का अदला बदली। और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगाना है, मतलब संक्रिया कौन सी लगानी है, माइनस वाली संक्रिया। ठीक है, अंतर वाली संक्रिया। 2 में से ऋण 3 घटाएंगे कितना आएगा, -1। अब इसे पलट के घटा दीजिए, मतलब 3 में से अब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और अब बताइए कि क्या ऋण 1 और 1 दोनों इक्वल आ रहा है, यानी आप 2 में से 3 घटा रहे हैं और 3 में से 2 घटा रहे हैं, क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। जवाब है नहीं,
क्योंकि 1 2 में से 3 घटाने पर ऋण 1 आ रहा है और 3 में से 2 घटाने पर 1 आ रहा है। यहाँ से ये कंफर्म हो पा रहा है कि जो अंतर के लिए पूर्णांक हमारे पास हैं, अंतर में पूर्णांकों का जो क्रम विनिमय नियम होता है वो क्रम विनिमय नियम के लिए अंतर वैलिड नहीं होता है। यानी कहने का सीधे सीधे मतलब है कि यदि आपके पास 2 इंटीजर हैं, 2 पूर्णांक हैं, तो जो पूर्णांक होते हैं अंतर में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। आप आंखों से देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों का जब ने अंतर निकाला है उलट के, तो उनका जो अंतर आ रहा है वो समान नहीं आ रहा है। तो इससे प्रूफ होगा कि पूर्णांकों में जो अंतर नाम की संक्रिया है, ऑपरेशन है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। आगे चेक करते हैं कि क्या ये साहचर्य नियम के लिए वैलिड होगी। साहचर्य नियम के लिए वैलिड होगी, चेक करिए। साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। इसके अंतर्गत हम 3 पूर्णांक लेंगे और 3 पूर्णांकों में से किन्हीं 2 को हम ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और किन्हीं 2 को बाहर। और यहाँ पे जो ऑपरेशन हमें लगाना है वो माइनस का है ना, योग का तो है नहीं मेरे पास। यहाँ पर किसके अंतर्गत हम चेक कर रहे हैं, अंतर के अंतर्गत चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 में से आप रीड, चलिए यहाँ पे कोई दूसरा पूर्णांक 4 ले लेते हैं लाइक। अब इसका वैल्यू आप निकालिए और इसी में से किसी एक को आप पलट दीजिए। लाइक आप 2 को बाहर कर दीजिए और 3 को इस बार अंदर और 4 को ऐसे कर दीजिए बाहर, ठीक है। चेक करिए, देखिए आ रहा है। अब देखिए क्या ये दोनों पक्षों का मान इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा कि 3 ऋण 2 में से 4 जाएगा, 2 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो 3 ऋण धन हो जाएगा और 2 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 3 में से ऋण 4 जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। तो यहाँ से पुनः इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा जब करेंगे तो धन 1 आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्रम को अदला बदली करके आगे पीछे करके जब हम उसे हल कर रहे हैं तो जो अंतर नाम की संक्रिया है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर नहीं है। तो अंतर नाम की जो संक्रिया होगी वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगी और न ही ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, ठीक है। इसके बाद पूर्णांकों की विशेषता के अंतर्गत ही हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास योगात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है। और दो चीज़ें और हैं हमारे पास, जैसे कि योगात्मक प्रतिलोम के बाद गुणात्मक प्रतिलोम होता है और एक होता है आइडेंटिटी। योगात्मक तत्समक बोलते हैं उसे, या योज्य तत्समक बोलते हैं, और गुणात्मक तत्समक भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आइए इसी के अंतर्गत चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि अंतर के बाद यदि आपके जोड़ के बारे में पूछा जाए, अंतर के अलावा आपसे किसके बारे में पूछा जाए, योग के बारे में पूछा जाए, जोड़ के बारे में पूछा जाए, कि यदि जोड़ के बारे में संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम या फिर निरसन नियम और वितरण नियम, ये सारे चीज़ वैलिड होते हैं, ठीक है। तो क्या उन सब केसेस में अंतर के अलावा योग की यदि बात करें तो ये सारे नियम गुणा और योग के लिए वैलिड होते हैं। गुणा के लिए भी सत्य होते हैं और योग के लिए भी वैलिड होते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में आपको ये सब सारी बातें आपको बता दिया है, ठीक है। एक चीज़ इसमें चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या ये वितरण नियम के लिए वैलिड है। वितरण नियम के लिए ये वैलिड है। वितरण नियम मतलब इसी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, बंटन नियम। किस नियम से, बंटन नियम भी इसी को कहते हैं। वितरण नियम कहें या बंटन नियम, सबका मतलब क्या है, एक ही है। जैसे अंतर में चेक करिए कि 3 गुणे 5 - 4, 3 गुणे 5 - 4, यहाँ पे वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं क्या ये बात सही है। तो वितरण नियम ये कहेगा कि इसे इसके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो 3 गुणे 5 - 3 गुणे 4। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको जब आप हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका सिंपल, 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 गुणे 1 = 3 आएगा। इधर देखिए राइट हैंड साइड में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 = 15 - 3 × 4 = 12 आ जाएगा। 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो वितरण नियम है वो अंतर के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। वितरण नियम जो है वो गुणा यहाँ पे यदि लगा है और बीच में यदि अंतर है, यहाँ पे दो संख्याओं के बीच यदि घटाना का संक्रिया है, घटाने का चिन्ह है, तो यहाँ पे वितरण नियम आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो वितरण नियम आपका अंतर के लिए भी वैलिड होगा और वितरण नियम आपके एक संबरक नियम के लिए वैलिड होगा।
ठीक है। अंतर नाम की संक्रिया में संवरक नियम के लिए सत्य है और वितरण नियम के लिए सत्य होगा। और अंतर नाम की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम के लिए सत्य नहीं होगी और साहचर्य नियम के लिए भी सत्य नहीं होगी। तो आइए आगे देखते हैं। योगात्मक तत्समक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक का मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई भी दो पूर्णांक हैं, यदि आपके पास कोई भी दो पूर्णांक हैं या कोई एक ही पूर्णांक आपके पास है, तो सिंपल योगात्मक तत्समक का मतलब होगा कि उसमें यदि हम कोई संख्या जोड़ें, ऐसी कोई संख्या जोड़ें कि पुनः हमें जो संख्या हम जोड़ रहे हैं वही संख्या मिल जाए, तो उसे कहेंगे कि ये योग का तत्समक अवयव है। फिर से समझिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि योगात्मक तत्समक का ये मतलब होगा कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई संख्या या कोई अक्षर a है, इसमें आप कैसी संख्या ऐड करेंगे, आप कैसी संख्या ऐड करेंगे कि आपको वही संख्या मिल जाएगी, यानी आपको a ही मिल जाएगा। यदि आपके पास 5 है तो इस 5 में आप कैसी संख्या जोड़ेंगे कि आपको 5 ही मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद ब खुद बता सकते हैं कि सर a में यदि हम यहाँ पे 0 जोड़ दें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यदि शून्य को जोड़ दें तो हमें पुनः a ही मिलेगा। 5 में यदि हम 0 को ऐड कर दें तो हमें 5 ही मिलेगा। अर्थात मेरे पास केवल और केवल एक मात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी दी गई संख्या में ऐड करें तो पुनः हमें वो संख्या मिलेगी, और वो संख्या क्या है? शून्य। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि यदि निगेटिव नंबर है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हमें शर्त है कि यदि हमारे पास ऋण 1 है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि ऋण 1 ही मिले। तो 1 जोड़ेंगे तो थोड़ा 0 नहीं मिल जाएगा, हमें 1 नहीं मिल पाएगा। यानी केवल और केवल एकमात्र ही ऐसी संख्या है, 0 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे दी गई संख्या में ऐड करने पर वही संख्या हमें मिलेगी। तो 0 को क्या कहेंगे? योगात्मक तत्समक। यदि आपसे पूछा जाएगा एक नंबर में कि योगात्मक तत्समक क्या होता है या योगात्मक तत्समक से आप क्या समझते हैं, या योग का योगात्मक तत्समक, योग का तत्समक किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए योग का तत्समक किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? 0। योग का तत्समक किसे कहते हैं? 0 को कहते हैं। परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर वही संख्या या मूल संख्या ही प्राप्त हो, तो उस संख्या को जो हम जोड़ेंगे उसे कहेंगे उसका योग का योगात्मक तत्समक। ठीक है। इसी तरह एक गुणा का तत्समक होता है, एक गुणा का तत्समक होता है। योग का तत्समक आपको याद हो गया होगा, शून्य को कहते हैं योग का तत्समक, और एक होता है गुणा का तत्समक या गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या है कि ऐसी कोई संख्या हमारे पास होगी, ऐसी कोई संख्या होगी जिसे दी गई संख्या में हम गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। उसमें कह रहा था कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर वही संख्या मिले, और यहाँ कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर वही संख्या मिले। तो आप यहाँ सोचिए कि 5 मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमें 5 ही मिले, या आप ये कहिए कि आपके पास 1/3 है और इसमें किस संख्या से गुणा करें कि आपको 1/3 ही मिले, या आप ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास मान लीजिए यक्स है, इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि आपको यक्स ही मिले। तो आप खुद ब खुद देख के समझ सकते हैं कि 5 में आप किस नंबर से गुणा करेंगे कि 5 आएगा। जवाब होगा 1। भाई 5 का 1 में ही गुणा करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 1। यहाँ पे बात करेंगे तब भी 1/3 में 1 से गुणा करेंगे तभी 1/3 आएगा। यक्स में 1 से गुणा करेंगे तब भी यक्स ही आएगा। और कोई ऐसी संख्या तो होगी नहीं कि आपके पास
दी गई संख्या में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो आपको वही संख्या मिले। अच्छा, ऐसा यदि आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि सर मान लीजिए 5 है, हम इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 1 नहीं लाना है आपको ना। आपको शर्त ये है कि आपको जो संख्या दी गई है वही संख्या लेके आना है। जो संख्या आपको दी गई है, जैसे 5 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसमें किससे गुणा करें कि 5 ही आए, 1 नहीं लाना है, तो 5 में किससे गुणा करेंगे कि 5 ही आएगा, तो 1। तो गुणा का तत्समक यदि पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 1 को गुणा का तत्समक बताएंगे, ठीक, या गुणात्मक तत्समक। आगे बात कर लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम के बारे में। हालांकि ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम या इसी को कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो सिंपल आपको पता होगा कि ऐसी दो भी संख्याएं होंगी, ऐसी दो संख्याएं आपके पास होंगी जिनको जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 0, या ऐसा पूर्णांकों का युग्म, ऐसा पूर्णांकों का एक युग्म जिनका योग 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। समझिए, मान लीजिए आपके पास एक पूर्णांक a है, इसमें आपसे कहेगा कि ऐसी कौन सी संख्या को आप इसमें ऐड कर दें, जोड़ दें, यहाँ पे आप ऐड कर दें या जोड़ दें कि आपको 0 मिले। 10 में आप क्या चीज़ जोड़ देंगे कि आपको 0 मिलेगा। 5 में आप क्या जोड़ देंगे कि आपको 5 ही मिलेगा। तो जवाब है हर केस में इसी दी गई संख्या का चिन्ह बदल के यदि इसे ऐड कर दें तो हमें योगफल 0 मिलेगा। 10 का जो प्लस है वो -10 हो जाएगा, 5 का -5 हो जाएगा, जिसे जोड़ने पर 0 मिलेगा। कहेंगे यदि -8 है तो इसमें क्या जोड़ दें कि हमें 0 मिले, तो -8 का है, इसका उल्टा क्या जोड़ देंगे, +8। तो यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, आप केवल 8 लिख दीजिए, ठीक है। इस बात का ये मतलब है योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम का यही सीधे सीधे परिभाषा होगी कि ऐसे दो पूर्णांकों का एक युग्म, ऐसे पूर्णांकों का युग्म, युग्म कह देंगे तो उसमें 2 खुद ही आ जाएगा, आपको अलग से 2 कहने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णांकों का ऐसा युग्म, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिन्हें आपस में जोड़ने पर योगफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं या योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं, ठीक है। योग का यदि आपसे योग का तत्समक पूछेगा तो जवाब क्या बताएंगे, 0। गुणा का तत्समक 1। लेकिन यदि आपसे योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम पूछता है किसी भी संख्या का और वो संख्या यदि धन है तो आप कह दीजिएगा ऋण, जैसे 5 का पूछेगा तो ऋण 5, -1/5 का पूछेगा +1/5, -3/9 का 3/9, -2/4 का 2/4, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करने, आपको केवल उसका चिन्ह बदल देना है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार केवल थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बना सकता है क्वेश्चन में, आपको ऐसे लिख देगा माइनस का a, तो पहले इसका यदि आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो ऋण a का धन्य मत कर दीजिएगा, पहले इसको सॉल्व करिएगा, तो ये सीधे सीधे a है। अब इसका मतलब a है और इसका योगात्मक प्रतिलोम का आ जाएगा -a, ठीक। तो थोड़ा सा केयर करेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा अपना भी। आगे बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जैसा कि आपको पता होगा कि यदि 2 पूर्णांक है या आपके पास पूर्णांकों का ऐसा युग्म है जिनका आपस में गुणा करें, जिनका आपस में गुणा करें तो उनका गुणनफल कितना आ जाए, 1। पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनमें 2 पूर्णांकों के गुणनफल करने पर उनका जो गुणनफल आए, गुणा करने पर जो गुणनफल आए वो 1 आ जाए, तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे समझिए a एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कि इसमें गुणा करें उसी
दूसरे वाले नंबर से तो गुणनफल 1 आना चाहिए। लाइक यदि आपके पास 5 है तो इसमें किससे गुणा करें कि यहाँ पे 1 आए। यदि आपके पास 3/5 है, इसमें किससे गुणा करें कि यहाँ पे गुणनफल 1 आए। -2/4 आपके पास है, इसमें किससे गुणा करें कि गुणनफल 1 आए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप खुद ब खुद दे सकते हैं कि a में आप किससे गुणा करेंगे कि 1 आएगा, तो आप कहेंगे सर इसी a का उल्टा करके इसमें गुणा कर दीजिए। उल्टा करके करने का मतलब यदि a के अपान में 1 है तो इसका उल्टा 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1/a से इसमें गुणा करेंगे तो a से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो हम पूछेंगे कि a का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या बताएंगे 1/a। यहाँ पूछेंगे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप बता देंगे 1/5, तभी तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आएगा। 3/5 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, 3/5 का उल्टा 5/3 हो जाएगा। कहेंगे कैसे, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा मत करिएगा कट पिट के 0 लिख दें, भाई 3 से एक बार कटा है, 5 से भी एक बार में कटा है, तो गुणनफल कितना आएगा 1 × 1 11, 1 × 1 1 होता है, 11 नहीं होता है, ठीक है। तो गुणनफल कितना आ जाएगा 1। -2/4 का यदि आपसे पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो इसको उल्टा कर दिए, 4/2 कर दीजिए, 4/2 कर दीजिए। अच्छा केयर करिएगा कि चिन्ह आप ये ऋण का धन मत कर दीजिएगा, ऋण का धन यहाँ नहीं करना है। आपसे योगात्मक प्रतिलोम नहीं पूछ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। ऋण 2 से ऋण 2 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, कट पिट के 1 आ जाएगा, ठीक। तो समझ गए होंगे, उल्टा करना है गुणात्मक प्रतिलोम में केवल। आगे देखिए, इसके बाद बातचीत कर लेते हैं कि पूर्णांकों में जो गुणन की संक्रिया होती है, पूर्णांकों में जो हमारे पास गुणन की प्रक्रिया होती है वो सारे नियमों के लिए वैलिड होती है। जैसे कि आपको पता होगा पूर्णांकों में जो आपका क्रमविनिमय नियम है, संबरक नियम है, साहचर्य नियम है और निरसन नियम है, ठीक है, वितरण या बंटन नियम होता है, ये सारे के सारे वैलिड होते हैं। तो ये सब हमने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे एक नई टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि निरपेक्ष मान, ठीक है। वो नई टॉपिक क्या है, निरपेक्ष मान। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान, ये क्या होता है निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान, जैसा कि आपने इसे क्लास 8th में यदि पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है। सीधे सीधे कोई भी यदि मॉड के अंदर कोई भी संख्या यदि आपके पास दी जाती है तो वो जो निरपेक्ष मान होता है वो नेगेटिव नंबर को भी जब मॉड से बाहर निकालते हैं तो वो उसे पॉजिटिव बना देता है। और यदि ऑलरेडी दिए गए मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो जब उसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो धन ही आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे समझिएगा -a यदि मॉड के अंदर है तो इसका निरपेक्ष मान आपसे पूछा जाएगा तो इसे a बताएंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, मापांक a, मापांक -a, ठीक है। या मॉड भी पढ़ते हैं, इसे मॉड भी पढ़ते हैं, MOD मॉड, ठीक है। -a का निरपेक्ष मान पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे a। आप कहेंगे कि यदि a ऑलरेडी मेरे पास है तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, तो a का a ही होगा, यानी यदि ये प्लस है तो इसको प्लस ही देगा, ठीक। निरपेक्ष मान के अंतर्गत जो भी वैल्यूज़ होते हैं उनमें 2 ही केस होता ही है, केवल कितने केस, 2। कोई भी चीज़ यदि मॉड के अंदर लिखी गई है, लाइक मॉड के अंदर यदि x लिखा गया है तो ये क्या बताता है, पहले इसके बारे में आप समझिए। ये मॉड के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी ये 2 चीज़ शो करेगी, या तो ये बताएगी कि x का जो भी वैल्यू है मॉड के अंदर या तो वो 0 से बड़ा है या फिर वो 0 से छोटा है। और मॉड कुछ नहीं बताता है, मॉड बस इतना ही बताएगा, या मापांक जो है वो केवल और केवल इतना ही चीज़ बताएगा कि मॉड के अंदर या मापांक के अंदर जो भी डाटा दिए गए हैं या तो वो 0 से बड़े हैं या 0 से छोटे हैं। अच्छा, यदि 0 से बड़ा है, दिया गया डाटा 0 से यदि बड़ा है तो ये बताएगा कि x जो भी होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। प्लस भी का क्या मतलब है, पॉजिटिव, यानी x जो भी अक्षर है इसका यदि अंकों में बातचीत करें या इसका मान समझें तो ये धनात्मक होगा। कब, जब ये 0 से बड़ा होगा तब। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या, 0 से बड़ी कौन संख्या होती है, धनात्मक संख्या ही तो होती है। तो यदि x 0 से बड़ा है तो मॉड ये बताएगा कि इसके अंदर जो भी अंक या अक्षर है वो धनात्मक है। और यदि x लेस देन 0 है तो ये बताएगा कि x जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। यानी x का मान 0 से छोटा, इस बात का मतलब 0 से छोटी संख्याएं तो ऋणात्मक में ही होती है, -1 -2 ये सब 0 से छोटे हैं। तो मॉड के अंदर यदि x लेस देन 0 है तो ये इंडिकेट करेगा नेगेटिव नंबर को, और यदि x ग्रेटर देन 0 है तो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव नंबर को। और मॉड कुछ नहीं बताता है, मॉड बस इतना ही बताएगा, ठीक।
कहेंगे कैसे जानेंगे, तो आपको सवाल में खुद ब खुद संख्या देगा। जैसे वो आपसे यदि पूछता है कि -5 का निरपेक्ष मान बताइए, -5 का क्या बताइए, निरपेक्ष मान बताइए, तो -5 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, +5, यानी ओनली कितना बता देंगे, 5। तो किसी भी निगेटिव नंबर का यदि निरपेक्ष मान आपसे पूछता है, तो आप यदि निगेटिव दिया है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए, पॉजिटिव है तो क्या बना दीजिए, निगेटिव। ठीक है, ये है निरपेक्ष मान। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके बुक में, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं और लगे हाथ प्रश्नावली के सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के कुछ सवालों को हम करा देते हैं। यदि आपके पास मनोहरे की बुक नहीं है तो आप किताब को पास में रखिए, खरीदिए, पहले किताब खरीदिए। किताब खरीदने के बाद हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले आप चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आपको खुद से सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगी तब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, पहले भरसक प्रयास करिए, आप खुद से लगाने की कोशिश करिए। जब आपको नहीं समझ में आएगा तब हमारा सॉल्यूशन आप देखने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि पहला उदाहरण आपकी बुक में दिया है, जांच कीजिए कि संख्याएं -2, -1, 0, 2 योग तथा गुणन के लिए समृद्ध है या नहीं। अब ये समृद्ध समुच्चय हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ये एग्जाम्पल का पहला सवाल है, -2 है, -1 है, इसके बाद लिखा है 0, 2। कह रहा है ये चारों को योग और गुणन के लिए समृद्ध है या नहीं है, ऐसा आपको चेक करना है। ये मान लीजिए एक समुच्चय है, लेट से समुच्चय को हम कैपिटल A से दिखा देते हैं। समुच्चय के बारे में डीपली अध्ययन हम लोग क्लास 11th में करेंगे। यहाँ पे केवल आप ऐसे समझिए कि समुच्चय को जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके अंदर जो भी अवयव होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, मझला कोष्ठक के अंदर रखते हैं और अवयवों को कामा से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब योग और गुणा के लिए आपको चेक करना है, किसके लिए, योग व गुणा। इसके लिए चेक करना है कि ये समृद्ध है या नहीं। तो पहले तो ये समझिए कि समृद्ध होता क्या है। समृद्ध का मतलब क्लोज्ड होता है, यानी बंद। तो समृद्ध ये कहता है कि यदि दिए गए समुच्चय में कोई भी अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं उनमें से स्वेच्छा से कोई एक अवयव ले लीजिए आप, कोई 2, एक नहीं कोई 2 अवयव ले लीजिए और कोई 2 अवयव लेकर जो भी ऑपरेशन दे रहा है, जो भी संक्रिया वो करने को क्वेश्चन में दे रहा है, वो संक्रिया आप 2 अवयव को लेके लगाइए। जैसे यहाँ योग दिया है तो कोई 2 अंक आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ले लीजिए, इन्हीं में से लेकिन लेना है, कोई 2 ले लेना है और योग की संक्रिया लगाइए। इसमें योग की संक्रिया मतलब योग लगाने के बाद, जोड़ने के बाद दोनों को जो योगफल आएगा, यदि वो योगफल इन चारों अंकों में मौजूद होगा तब तो हम ये कहेंगे कि योग के प्रति ये क्या है, समृद्ध है। योग के लिए क्या है, समृद्ध है, अन्यथा क्या होगा, नहीं। हालांकि समृद्ध समुच्चय की हमने परिभाषा भी दिया था कि ऐसा समुच्चय जो संबरक नियम का पालन करता है वही समृद्ध कहलाता है, अन्यथा नहीं। तो जैसे आप इसे चेक करना चाहते हैं कि योग या गुणा के लिए, योग व गुणा के लिए समृद्ध है कि नहीं, तो आप स्वेच्छा से कोई 2 अंक ले लीजिए। जैसे -2 और -1, आप इनमें से 2 अंक आपने स्वेच्छा से ले लिया है। इसके बाद आपको वो ऑपरेशन लगाने हैं, कौन सा, योग का ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब संक्रिया, संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। इसमें -1 को आप जोड़िए, तो जब आप जोड़ने जाएंगे तो आपको -3 मिलेगा। क्या -3 इस दिए गए समुच्चय में उपस्थित है, क्या -3 इस दिए गए समुच्चय में उपस्थित है, आप सोच के बताइए। तो आप कहेंगे कि -3 इस दिए गए समुच्चय में उपस्थित नहीं है, तो योग के लिए समृद्ध होगा। ये दिया गया जो समुच्चय A है योग के लिए समृद्ध है, जवाब होगा नहीं। कहेंगे इन्हीं दोनों को केवल लेके चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं ले सकते हैं। भाई आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे -1 और 0 ले लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 तो इसमें उपस्थित है, लेकिन सारे डाटा आपके इसमें उपस्थित होने चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि सर 2 और 0 को जोड़िए, चलिए जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 भी इसमें उपस्थित है, ये बात सत्य है, 2 इसमें उपस्थित है। आप कहेंगे सर 2 और इसमें -1 ले लीजिए, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 2 ऋण 1 = 1। इसमें 1 उपस्थित है, इसमें 1 है या नहीं है, नहीं ना है। अब ऐसा नहीं कि आप खुश हो जाएंगे, कोई 2 एक ही बार चेक करके खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ये समृद्ध हो गया, नहीं। जितने भी अंक दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 2 अंकों को आप लेके जो भी यहाँ पे ऑपरेशन दे रहा है योग का गुणा का, उसे अप्लाई करिए। यदि आ जाएगा, जो योगफल या गुणनफल आएगा, यदि वो दिए गए समुच्चय में उपस्थित है तो आप कहेंगे कि योग के प्रति दिया गया समुच्चय क्या है, समृद्ध। अन्यथा नहीं आएगा तो कहते कि नहीं है। ठीक, इसी तरह गुणा के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये योग के लिए हमने दिखा दिया। गुणा के लिए यदि आप चेक करना चाहते हैं तो इन्हीं में से किन्हीं 2 संख्याओं को आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप -2 व 2 को ले लीजिए और गुणा का ऑपरेशन यहाँ लगाइए।
तो ऋण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 4 आ जाएगा। इस दिए गए समुच्चय में ऋण 4 उपस्थित है? नहीं। कोई एक ही नहीं मिलेगा तो शेष आगे अंकों को चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कोई एक मिल जाता है तो आगे वाले अंकों को भी आपको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। अब पहले वाला ही नहीं मिलता है तो आगे आप मत चेक करिए और कह दीजिए सीधे कि गुणा के प्रति दिया गया समुच्चय समृद्ध नहीं है। समझ पाए होंगे। अगला उदाहरण देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है पूर्णांकों में योगात्मक प्रतिलोम का अद्वितीय होना दिखाइए। कह रहा है कि कोई भी यदि पूर्णांक हमारे पास है तो सिद्ध करके दिखाइए कि जो पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है, अर्थात केवल और केवल एक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे समझिएगा तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास कोई पूर्णांक क्या है, माना पूर्णांक हमारे पास क्या है ए, माना पूर्णांक क्या है ए। शर्त कह रहा है कि जो भी हमारे पास पूर्णांक होगा उसमें उसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वो केवल और केवल एक ही होगा, यानी अद्वितीय होगा। ऐसा ये सवाल में कह रहा है, इसको प्रूफ करना है, एज ए प्रूफ के तौर पर है, ठीक। तो यदि हमने पूर्णांक ए माना है, इस ए का योगात्मक प्रतिलोम हम आपसे ऐसे समझने के लिए हम मान लेते हैं, हालांकि आपको पता है कि ये ए का योगात्मक प्रतिलोम केवल और केवल माइनस ए ही होगा, लेकिन इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास पूर्णांक क्या है ए, माना पूर्णांक क्या है ए है, माना एक पूर्णांक ए है जिसका योगात्मक प्रतिलोम बी व सी है, ठीक है। थोड़ा कंट्राडिक्टरी मेथड लगा रहे हैं, विरोधाभास वाली। हम ये मान के चलते हैं कि माना एक पूर्णांक ए है जिसका योगात्मक प्रतिलोम कौन है, बी व सी। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यदि ए एक पूर्णांक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम यदि बी है, तो आपको पता होगा कि ए में जैसे ही आप बी को जोड़ेंगे, जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम की यही परिभाषा होती है कि किसी दिए गए पूर्णांक में उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ें तो योगफल क्या है, 0 आना चाहिए। तो यदि a का योगात्मक प्रतिलोम b होगा तो a में b को जोड़ेंगे तो योग कितना आना चाहिए, 0। लगे हाथ a का यदि योगात्मक प्रतिलोम c भी है तो यदि a में हम c को जोड़ें तब भी योगफल कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। a में चाहे b को जोड़ें तब भी 0 आना चाहिए, और a में यदि c को जोड़ेंगे तब भी क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे यार फिर से समझो। जैसे हम करें कि a कोई पूर्णांक है, तो a का यदि जो पूर्णांक होगा, योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, सॉरी पूर्णांक नहीं, a का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा उसको जब a में जोड़ेंगे तो योगफल 0 आएगा कि नहीं। जैसे ऐसे समझो, 5 यदि आपके पास है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, -5। तो 5 में -5 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा ना। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 हो जाएगा, या ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे आप ये मानिए कि यदि a का योगात्मक प्रतिलोम b है, तो a में b को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 0। और यदि a का योगात्मक प्रतिलोम c भी है तो a में c को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। सही है। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, a + c, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब आपको हमने योग का निरसन नियम पढ़ाया था। निरसन नियम 2 होता है, एक वाम निरसन नियम होता है, एक दक्षिणस्थ निरसन नियम होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यदि दोनों पक्षों में बायां पक्ष बराबर होता है और सेम चिन्ह का होता है, समान चिन्ह का होता है, तो उनको काट देते हैं। वाम निरसन नियम से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और यदि राइट वाले बराबर हैं, दाहिने वाले बराबर हैं, तो उन्हें कैंसिल करा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं a और a आपस में बराबर है, वाम निरसन नियम से कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, c। अब इस बात से क्या प्रूफ हो रहा है, इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि जो हमने माना था कि a हमारे पास पूर्णांक है जिसका योगात्मक प्रतिलोम b और c है, ये b और c दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि b बराबर क्या आ रहा है, c। b बराबर c आने का क्या मतलब है, b और c अलग अलग संख्याएं नहीं हैं, दोनों की दोनों कैसी संख्या है, दोनों की दोनों एक ही संख्याएं हैं। अर्थात इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि दी गई संख्या या कोई भी यदि हमारे पास पूर्णांक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम केवल और केवल क्या होता है, एक ही संख्या होती है।
सिद्ध हो रहा है कि नहीं। b बराबर c होने का मतलब b और c दो अलग अलग संख्याएं नहीं है, दोनों एक ही हो गई। तो एक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, एक ही होगा ना, दो नहीं ना होगा। अतः यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः एक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम एक ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 3। उदाहरण में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहा है, कह रहा है कि एक उदाहरण देकर दिखाइए कि पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। आइए देखते हैं। कोई सा उदाहरण ले लीजिए और उसमें अंतर की संक्रिया कह रहा है, अंतर की जो संक्रिया होगी वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। जैसे आप कोई सा उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 3 है और आपके पास 5 है, अंतर वाली संक्रिया है, अंतर मतलब घटाना वाली। तो क्रम विनिमय नियम ये कहेगा कि दो संख्याओं को उलट पुलट के यदि आप घटाते हैं और यदि उनका जो अंतर आता है यदि वो आपस में इक्वल आएगा तब तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, और यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आप मान लीजिए दो पूर्णांक, आप कोई सा भी मान लीजिए 3 और 5, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, -2। और यदि अच्छा 3 में से 5 देखो घटाएंगे तो ऋण 2 ही आएगा, क्योंकि 3 का चिन्ह प्लस है, 5 का माइनस है, और आपको पता है कि प्लस और माइनस कभी जुड़ता नहीं है, घट जाता है। तो पहले तो इन दोनों को आप घटा लो, 3 में से 5 घटा लो, 2 आएगा। अब चिन्ह पर केयर करो कि कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस या माइनस का। तो आपको पता है 5 बड़ा है 3 से, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ का लगा देंगे माइनस। अब इसको उलट के घटाइए तो 5 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 2। अब यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं ना, प्लस का चिन्ह तो सब जानते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 3 - 5 और जब 5 - 3 करें तो दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आपस में बराबर नहीं है। तो इस बात से प्रूफ हो जाएगा कि पूर्णांकों में जो अंतर नाम की संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है। आइए एक्सरसाइज के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। 2-3 सवाल दिया है आपको 1B चैप्टर में, तो जल्दी से उन सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अभ्यास का या प्रश्नावली 1B के हम 3 सवाल दिया है, उन्हें फटाफट करते हैं और आपको समझाते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है बुक में 1B में, कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या कह रहा है, योगात्मक प्रतिलोम आपको लिखना है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम अभी भी बताया कि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो संख्याएं कौन कौन सी आपके पास है, -7 है, 0 है, 1 है, -a + b है। तो आप कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे आप देंगे, सिंपल आप लिखेंगे -7 का योज्य प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। हमने अभी बताया था कि यदि वो ऋण है, संख्या दी गई ऋण है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धन। तो ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7। अच्छा 0 का योगात्मक प्रतिलोम, कुछ महान भाई कह देंगे ऋण 0। 0 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 0 होगा। अरे 0 धन ऋण होता ही नहीं यार, 0 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम स्वयं वह संख्या होती है, ये हमने बताया भी था। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0। इस बात को याद रखिएगा। यदि कोई पूछे कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो शून्य ही बताएंगे। और कहेगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम स्वयं वह संख्या होती है, तो एकमात्र संख्या है 0। अगला देखिएगा, 1 का पूछ रहा है, तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1। और आपसे -a + b का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो वे क्या हो जाएगा, a + b, a + b। क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा देंगे, तो प्लस को लगाने के बाद जब ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे यानी खोलेंगे तो a + b ही आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करिए। वितरण नियम लगा के आपसे 15 × 32 का वैल्यू पूछ रहा है। वितरण नियम गुणा और योग पर अप्लाई होगा, गुणा और अंतर के लिए भी सत्य होगा।
तो 15 को आप सिंपल ये करिए कि 15 ही रहने दीजिए, क्योंकि वितरण नियम में स्टार्टिंग वाला जो डिजिट रहता है वो एक ही रहता है, अंदर वाले को आप दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं। तो 32 को आप 30-2 लिख दीजिए। अब आप कहेंगे कि 30-2 ही क्यों लिख रहे हैं, इसको 20-12 क्यों नहीं लिख दिए। तो 20 यदि 12 लिखते तो 12 का 15 में टेबल पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता 15 गुणे 2 की तुलना में, ठीक है। और यहाँ से जब 30-2 लिखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। हालांकि इसको आप 40-8 भी लिख सकते हैं, 40-8 भी लिखेंगे तभी 32 आएगा, तभी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुणा कर लीजिए सिंपल, यहाँ से वितरण नियम अप्लाई हो जाएगा, ये योग का वितरण नियम हो जाएगा। तो 15 गुणे 30 करेंगे इसको, 15 गुणे 30 प्लस 15 गुणे 2, तो 15×3 45 यानी 450 हो जाएगा, 15×2 30 हो जाएगा, 450 में 30 जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा। यही आपका वितरण नियम से 15 गुणे 30 का वैल्यू आ गया। आसानी से देख पा रहे हैं, गुणा भी कर पाएंगे, वितरण नियम अप्लाई करने पर आसानी हो जाती है गुणनफल में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। धनात्मक पूर्णांकों में दर्शाइए कि योग के लिए जो धन पूर्णांक आपके पास है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम योग के लिए सत्य नहीं होता है। तो आप मान लीजिए कोई सी भी 3 संख्याएं ले लीजिए, जैसे 3, 5 और 4। योग का वितरण नियम धन पूर्णांकों को लेके चेक करना है कि धन पूर्णांकों के लिए योग का जो वितरण नियम होता है वो योग के लिए असत्य होगा। चेक करिए इसको। तो वितरण नियम क्या बोलेगा, ये कहेगा 3 धन 5 लिखिए और प्लस 3 धन 4 लिखिए। अब चेक करिए ये बात सत्य है कि असत्य। जब इसको हल करेंगे तो 5 धन 4 9, 9 3 12 आ जाएगा, और इधर हल करेंगे तो 5 3 8 और 4 3 7, और ये कितना आ जाएगा 15। आप देख पा रहे हैं कि ये बात सरासर गलत है। क्या 12-15 के बराबर होगा? कभी नहीं, क्योंकि वितरण नियम यही कहेगा कि ये संख्या का इस संख्या के साथ ऑपरेशन लगाइए और इसी संख्या का इस संख्या के साथ ऑपरेशन करिए। हालांकि वो गुणा के लिए वैलिड होता है, तो ये तो सत्य नहीं होगा। योग के लिए सीधे सीधे ये बात पॉसिबल है नहीं, तो आप इसे सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये बात सत्य नहीं है। तो आपने ये दिखा दिया, अतः नीचे करके लिख सकते हैं, अतः धन पूर्णांकों के लिए योग का वितरण नियम योग के लिए सत्य नहीं है। ये किसके लिए सत्य होता है? गुणा के लिए केवल सत्य है, योग के लिए सत्य नहीं है। सत्य होता तो ये दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। इसी तरह आप उदाहरण लेके आप समझा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रहा है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। ये हमने अभी अभी प्रूफ किया उदाहरण में, ठीक है। योगात्मक नियम यानी ये जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है, तो अभी हमने प्रूफ किया, यहाँ पे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो उदाहरण वाला वीडियोस देख सकते हैं। आगे कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। 5वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है धन पूर्णांकों को छांटना है आपको। धन पूर्णांक आपके पास संख्याएं दी गई हैं 8 - 6, 2 - 5, उसके बाद दिया है 1/3, 1/3 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है -3 × -4, इसके बाद दिया गया है 8/2, उसके बाद संख्याएं आपके पास दी गई हैं -5 × 3 और लास्ट है 3 × 5। इसमें से आपको धन पूर्णांकों को छांटना है। धन पूर्णांक मतलब क्या? प्राकृतिक संख्याओं को छांटना है, और प्राकृतिक संख्या सदैव क्या होती है? धनात्मक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 2। ये धन है कि ऋण? धन है, तो आपका धनात्मक पूर्णांक 8 - 6 हो जाएगा। 2 - 5 को चेक करिए, ऋण 3 आएगा, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। 1/3, इसका मतलब है 1/3। अब आप कहेंगे सर ये धन है। यहीं पे कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, 1/3 को ठोक देंगे धन पूर्णांक। भाई धन पूर्णांक का मतलब धन थोड़ा होता है। धन पूर्णांक का मतलब सीधे सीधे होता है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या भिन्न में नहीं होती है, बटा में नहीं होती है, दशमलव में नहीं होती है, वो पूरा पूरा आना चाहिए। 1 2 3 4 5 10 20 50 -80, सॉरी माइनस में नहीं आएगा, केवल प्लस में आएगा, ठीक।
तो वो पूरा पूरा होना चाहिए। 1/3 आपका धन पूर्णांक नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद -3 गुणे -4, इसका जब गुणा करेंगे तो ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा और 3 चौको 12, ये आपका धन पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि 12 प्राकृतिक संख्या है। 8/2 को आप लिख सकते हैं 8/2, कटाएंगे तो 4 आएगा और 4 आपका प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद लिखा है -5 गुणे 3, -5 गुणे 3, तो यह आ जाएगा -15, -15 आपका धन पूर्णांक नहीं है तो ऋण पूर्णांक है। इसके बाद 3 गुणे 5 तो कितना आएगा 15, ये आपका धन पूर्णांक है। अच्छा ठीक है, ये तीर मत आप लगाइएगा, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए हम कह रहे हैं केवल। तो धन पूर्णांक आपके कौन कौन से आएंगे, धन पूर्णांक सिंपल आपके कौन कौन से आएंगे, तो 8 ऋण 6 है, उसके बाद ऋण 3 गुणे ऋण 4 है, 8/2 है, 3 गुणे 5 है, तो ये आपके धन पूर्णांक है। ठीक है, तो ये 1B चैप्टर का इंट्रो पार्ट भी और ये जो अभ्यास एक्सरसाइज है वो भी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं।